नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम इंटरनेशनल सिनेरियो जिस तरह से बना हुआ है उस पर बात करेंगे और सबसे पहले हम रुख करेंगे काहिरा का, जहां अरब यानी इजलास अरब ममालिक का इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें क़रारदाद मंजूर की गई। उस क़रारदाद में ये तय किया गया, इस बात से इत्तेफाक किया गया कि गाज़ा की तामीर नौ होगी, लेकिन यहाँ पर फ़लस्तीनियों की मौजूदगी के साथ इनको निकाल कर, इनकी नकल मकानी कर कर, जिस तरह से ट्रंप की जानिब से जो एक तजवीज़ पेश की गई थी उसको जो है यानी खारिज किया गया, बल्कि फ़लस्तीनियों की मौजूदगी के साथ गाज़ा की तामीर नौ की जाएगी। इस हवाले से जो इत्तेफाक किया गया, अब इस पर OIC का इजलास भी मुनक्किद होगा और उसमें क्या होगा, जुमा को ये इजलास मुनक्किद होगा तो उसमें फिर मज़ीद क्या क़रारदाद सामने आएगी, इस पर भी जो है सभी की नज़रें बनी रहेंगी और हम भी उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका और इज़राइल ने इस क़रारदाद को जो मिस्र की जानिब से पेश की गई थी, जिसको मंजूर किया गया अरब इजलास में, तो इसको अमेरिका और इज़राइल ने मुस्तरद कर दिया, जबकि हमास ने इसको जो है इसका खैर मकदम किया है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि यूक्रेन जंग बंदी के लिए भी पेशरफ्त हो चुकी है। मामलात आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन तो जंग बंदी के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही साथ रशिया की जानिब से भी मुस्बत पॉजिटिव इशारे मिले हैं और इस जानिब पेशरफ्त होगी। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जानिब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमन मसाई के लिए, जंग बंदियों के लिए और अमन कायम करने के लिए इस तरह की पेशरफ्तें, इस तरह के जो है इक़दामात करते हुए, इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाते हुए हम उनको देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ट्रेड वॉर है, जिस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में जो किया था, उसी चीज़ का एक तसलसल बनाए हुए हम उनको देख रहे हैं। और उसी के साथ उन्होंने फिर एक मरतबा जिस तरह से भारत, चीन और भारत के खिलाफ नई टैरिफ जो है उसको लागू करने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ अगर कनाडा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, तो उस पर उसके हवाले से तो सबके सामने बात नज़रों के सामने है। तो बहरहाल भारत और चाइना के खिलाफ ये यानी टैक्सेस की जो शरह है उसमें इजाफा करना, ये हमारे लिए कितना यानी नुकसान रसा होगा या फिर हमारी क्या पॉलिसी है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ हम ये भी ज़रूर देखेंगे, चाइना ने भी कह दिया है कि हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। यानी वैसे तो ये बातचीत हो रही है तिजारत के हवाले से और ट्रेड के हवाले से, लेकिन इसमें कई एक माने तलाश किए जा रहे हैं, यानी जंग किसी भी तरह की, कौन सी भी। तो इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वो जंग कौन सी हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ को हम क्या कहें। यानी मुख्तलिफ नज़र आ रहा है ट्रेड के मामले में, वो यानी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और वहीं अमन मसाई के मामलात में वो हमको यानी जंगों को बंद करवाते हुए इस तरह का जो है उनका इनिशिएटिव नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि यूक्रेन के हवाले से उनका उनका मौक़िफ़ कुछ नज़र आ रहा है और फ़लस्तीन के मामले में, गाज़ा के मामले में कुछ और नज़र आ रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे और आखिर में हम देश की भी बात करेंगे। देश को तक़सीम करने की जो कोशिशें करने वाली जो ताकतें हैं, जो यानी हम कहेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, उनके हवाले से भी हम देखेंगे कि ये क्या चल रहा है। एक जानिब हमारी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से मुतारफ़ की गई, इंट्रोड्यूस हुई, सारे मुल्क में इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार तौर पर सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपनाया जा रहा है। लेकिन और साथ ही साथ लैंग्वेजेस पर जिस तरह से प्रधानमंत्री काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं और हिंदी पर ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ़ हम ये देख रहे हैं साउथ इंडिया से कि कुल जमाती इजलास आल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें तमिलियंस की जानिब से, तमिल सियासी पार्टियों की जानिब से ये कहा गया है कि हम यानी इंडिया को हमको इंडिया चाहिए, हिंदिया नहीं चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, क्या माने हैं इसकी, क्या मतलब देश को ये किसी भी एतबार से तकसीम करने वाली बात तो नहीं है। इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, सबसे पहले मिस्र का रुख और काहिरा का रुख करना चाहेंगे। और जिस तरह का इजलास मुनक्किद हुआ और मुसलसल यानी डोनाल्ड ट्रंप जब से वो इख्तिदार उन्होंने संभाला और सदर बने, और उनका एक तजवीज़ उनकी थी, एक उनका जो है एक मनसूबा था गाज़ा के हवाले से। अब वो मनसूबा कितना जो है काबिल अमल था
वो तो दुनिया ने देख लिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने बार बार उस हवाले से जोर दिया। लेकिन उसी वक्त से हम देख रहे थे कि मिस्र की जानिब से उसको कंडेम किया जा रहा था, उसकी मजम्मत की जा रही थी, मुखालिफत की जा रही थी, उर्दन की जानिब से भी की जा रही थी। आखिरकार अरबों का एक इजलास हुआ काहिरा में, उन्होंने इस बात से इत्तेफाक कर लिया कि नहीं, किसी तरह से गज़ा में जो गज़ा के वाली है, बाशिंदे हैं, वो यहीं पर रहेंगे, वो उनको कहीं नहीं भेजा जाएगा, और हम उसकी जो है या फिर दुनिया या फिर जिस तरह से भी वो तय करेंगे उसकी तामीर नौ करेंगे। भाई साहब, इसको किस तरह की डील सब देख रहे हैं आप? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, क्या इसमें कोई एक बार्गेनिंग का मामला नजर आ रहा है आपको, या फिर वाकई अरब हुक्मरान जो है अपने तौर पर ये सारी चीज कर रहे हैं? जी। नहीं, देखिए, इसमें दो खेमे ना परस्पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जी। एक बात दुनिया में वाजे हो चुकी है जी। कि रशिया इज द विनर। ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि अभी ओवर हो चुका है, अभी खत्म हो चुका है। अब इसमें जितने भी अफसाने हैं वो सिर्फ अफसाने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर को विन कर लिया है व्लादिमीर पुतिन ने। और एक जो हम बातें किया करते थे कि एक वक्त आएगा जब रशिया और चाइना जो है माफ करना, अमेरिका। अच्छा भाई साहब, मैं माजरत के साथ हर मकाम पर मैं आपको चाहूंगा कि टोकूं, जी, अगर आप चाहेंगे। अच्छा, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। मैं यहाँ पर एक बाद में भी इसका जवाब दे सकते हैं आप। इस हवाले से सिर्फ एक शख्सियत यानी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कांटा अगर नहीं रहेगा तो फिर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर से कौन रोक सकता है? इसका आगे आप जवाब दे, नो इशू। ये बात वाज़ेह है आपकी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी को हर पल खतरा है। मगर एक इसमें, और वो किस मकसद के लिए खतरा है कि अमेरिका फिर से जीत जाएगा, या अमेरिका की बालादस्ती होगी, या अमेरिका फिर से वो अपनी जो मतलब एक ही छत्र राज है दुनिया पर वो कायम कर पाएगा। ये जो वहां का एस्टेब्लिशमेंट था या है अभी तक बचा हुआ, या डार्क स्टेट है, तो ये सब जो चीजें हैं ना, वो ये बात समझ चुकी हैं कि अब ये जंग जीतना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। मगर रशिया को हरा देना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये है कि रशिया के साथ मिलकर चाइना की घेराबंदी कुछ दिनों के लिए की जा सकती है, जिससे यूरोप और उनके बाजार को बचाया जा सकता है। और अगर रशिया उनके साथ में कुछ मांडोली कर लेता है, यानी कोई समझौता किसी तरह का हो जाता है, तो उनका जो हथियारों का और तेल का और दूसरी चीजों का जो उनका करेंसी का ब्याज का जो कारोबार है वो चल सकता है, वो बचा रह सकता है जब तक कि वो दूसरा रास्ता ना निकाल ले। तो कुल मिलाकर ये बात उनकी खुद की भी समझ में है। तो इससे लगता है कि ट्रंप की जिंदगी बची रहेगी, जबकि ट्रंप की जिंदगी हर पल खतरे में। उन्हीं के बीच में एक तबका है, वो तबका वो है जिसे ये परवाह नहीं है कि उनका फाइनेंस बचेगा, उनकी बालादस्ती बचेगी नहीं बचेगी। अलबत्ता वो ये मानते हैं कि किसी भी तरह दुनिया में परमाणु वॉर को करवाया जाए और इसमें 70, 50, 60% जो दुनिया है उसको फना करवा दिया जाए। वो तबका अभी जिंदा है जो ट्रंप की जान का दुश्मन है और बना रहेगा। इसके 4 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी वक्त कोई भी बड़ी घटना, कोई भी मोमेंट पर ट्रंप की जान जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात है कि ट्रंप को आप अगर बढ़ा चढ़ाकर कोई बात पेश करना चाहें तो उसमें ये बात हमें याद रखना होगा कि अमेरिका की डीप स्टेट, डार्क स्टेट और जो ऑनर ऑफ द यूएस रही है आज तक, वो सब के सबने पूरी कोशिश की थी जो बाइडेन को रिपीट कराने की, उसके बाद जो है कमला हैरिस को बनाने की और ट्रंप को हराने की कोशिशें की गई, जिसमें निश्चित रूप से रशियन एजेंसियों का, चाइनीज एजेंसियों का एक बड़ा जो रोल था वो रहा है ट्रंप को इस गद्दी तक पहुंचाने में। और उनकी तमाम जितनी एजेंसियां, जितना फंड उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, उसको एक तरह से बिल्कुल उन्होंने डिफीट किया और ट्रंप को गद्दी तक पहुंचा दिया। तो आप ये मान के चलें कि ट्रंप अगर बैठा है तो उसमें व्लादिमीर पुतिन के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ट्रंप वहां का राष्ट्रपति होता। इसके अलावा बहुत सारे विश्लेषण, बहुत सारे लोग अपनी राय देंगे, मगर मेरी राय बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं अभी जहाँ तक ये बात भी हम
जो सूरत हाल अभी बन रही है, चाहे यूक्रेन को लेकर हो, दुनिया के तमाम इलाकों को लेकर हो, जब गाजा में से सबको निकाल के फेंकने की बात कही गई थी तो मैंने आपको कहा था कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये टाइम बाय कर रहा है, और टाइम बाय करके बार्गेनिंग में आएगा, कोई कहीं नहीं निकलेगा। मैं तो पहले कह चुका हूँ ये बात। तो, जी जी जी। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर एक बात आपने की, वो ये कि यूरोप का बाज़ार और यूरोप ख़ुद को बचाने के लिए, यूरोप के पास अब एक्चुअल, यानी अगर चाइना के मद्दे मुकाबले अगर हम देखें तो यूरोप को हम कहाँ पर देख सकते हैं? मतलब क्या है यूरोप के पास सिवाय कुछ गैस के रिजर्वायर्स के, और कुछ ठीक है, कुछ बास चीज़ें थी तकनीकी तौर पर, लेकिन अब जो चाइना ने सारी चीज़ों पर, सारे मामलात पर जो कब्ज़ा किया है तकनीक के एतबार से, वो यूरोप तो हमें कहीं नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि बैंकिंग के निज़ाम में उसका जो है आज भी असर है। सारी यहूदी लॉबी है यूरोप में। उसके अलावा कौन सा बाज़ार है? अच्छा, फिर ये जो मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, हाँ, उसके हवाले से आप बात कर सकते हैं कि इनका ज़बरदस्त जो है असर है। चाहे वो स्विस बैंक की बात कर लें, चाहे यूरोपियन दीगर बैंक्स की बात कर लें, या इनके सूदी निज़ाम की बात कर लें, सारी दुनिया में एक पकड़ इनकी ज़रूर है। जी। दरअसल क्या है, देखिए, अगर आप जिसे आप ज़ायनिस्ट लॉबी कहते हैं, उनका एक मकसद रहा है। उन्होंने पैसे को, रुपए को, रुपया मतलब पैसा, दूसरे डॉलर कहें, यूरो कहें, करेंसी गोल्ड समझ कहें, जो मर्जी आप कह लीजिएगा, करेंसी को अगर आप कहें, तो उन्होंने अपनी करेंसी और अपनी आमदनी को कभी भी ऐश का हथियार, ऐश की चीज, आइटम नहीं बनाया। उन्होंने पैसे को कभी भी अपनी जिंदगी का एक बेंचमार्क बनाकर गोल तय नहीं किया है, बल्कि उन्होंने पैसे को दुनिया में हथियार के तौर पर लिया, और उन्होंने, जिसमें ऐश और आराम तो अपने आप शामिल हो जाता है, तो उनका गोल कभी भी पैसा कमाकर इकट्ठा करना नहीं रहा है, बल्कि पैसे का दुनिया में वो कैसे इस्तेमाल करे सबसे बड़े हथियार के रूप में, जबकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो पैसा है। और अगर ये पैसा सबसे बड़ी कमजोरी है, तो इस कमजोरी का इस्तेमाल, इसे हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो ही ज़ायनिस्ट लॉबी ने किया है। तो पिछले 200 सालों से, 150 साल से तो मुकम्मल तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है जी। और इस इस्तेमाल में ये अभी भी जो इन्होंने बैंक बनाए, निजाम बनाया, IMF, वर्ल्ड बैंक, फलाना बैंक, दुनिया भर के और संस्थान और तमाम बैंकर्स, इन सबको उन्होंने अपने एक प्रमुख हथियार, यानी मुख्य हथियार, फाइनल टारगेट के तौर पर उसका इस्तेमाल किया, और पूरी दुनिया को इसके शिकंजे में जकड़ के रखा हुआ है जी। और जो व्लादिमीर पुतिन की या उस थिंक टैंक की या उसके सहयोगियों की जो लड़ाई है, वो सिर्फ इन बैंकिंग निजाम के खिलाफ ही है, क्योंकि जब तक दुनिया को इस बैंकिंग निजाम से निजात नहीं मिलेगी, तब तक ज़ायनिस्टों के कब्जे से दुनिया को आजाद नहीं कराया जा सकता। यही वजह है कि जो आपने अभी कहा कि देखिए, मैंने कई बार ये सवाल उठाया है कि कभी किसी ने नहीं सोचा कि अमेरिका अपनी GDP का 90% बल्कि 100% जो है वो कर्ज ले चुका है और वो कर्जे में चल रहा है। उसके अलावा अगर चाइना को भी देखेंगे तो उस पर भी भले ही उसकी आमदनी बहुत ज्यादा हो, पर कर्जा उसने भी लेके रखा होगा, रशिया पर भी होगा, दुनिया का कोई देश कर्जे से बाहर नहीं होगा। फिर ये कर्जा देने वाला कौन देश है? ये कभी किसी ने नहीं सोचा। तो मैंने, सवाल ये है कि उन्होंने बैंकिंग निजाम को अपने कब्जे में करके दुनिया का पैसा अपने पास इकट्ठा करके और दुनिया को ही कर्ज पर दे रखा है। एक खतरनाक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है, और दुनिया के तमाम लोगों को, यूनिवर्सिटीज को, एजुकेशन, धार्मिक सभी इदारों को उन्होंने इस बात के लिए मजबूर किया हुआ है कि उनकी जो जनता या उनके अंडर में या उनके तहवील में काम करने वाले जितने भी लोग हैं या उनके इन्फ्लुएंस में करने वाले लोग हैं, उनका बेंचमार्क जो है हमेशा, यानी उनकी जिंदगी का जो गोल है, वो एक निश्चित रकम, किसी का 2000 होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 2 अरब होगा, किसी का 100 अरब होगा, कुल मिलाकर उनका हर किसी का एक पैसा इकट्ठा करने का गोल होगा। और उन्होंने कभी इस गोल को, मतलब गोल नहीं माना कि हमने इस गोल को उनके अचीव करवाने के लिए किस तरह हमें इस पैसे का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसीलिए पैसे के इंतजाम को, उसके मैनिपुलेशंस को, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशंस और कलेक्शंस को उन्होंने एक भयानक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, और इस जाल में पूरी दुनिया फंसी हुई है, जिससे निकालने की तमाम तर कोशिशें चल रही है। यही मैंने कहा था कि वो दौर शुरू हो रहा है जब समाजवाद जो है दुनिया में फैलेगा और लोगों को इस कैपिटलिज्म
कैपिटलिज्म लेकिन यहाँ सवाल कोई सवाल बैंक नहीं। भाई साहब, बिल्कुल समाजवाद दुनिया में आगे बढ़ रहा है और लोगों के समझ में आ रहा है, लेकिन ये इस जाल से किस तरह से निकलेंगे, मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपसे सवाल किया था, वो ये है कि पहले क़र्ज़ का हासिल करना, क़र्ज़ लेना, लोन लेना मुश्किल हुआ करता था, यानी ख़ास कोई बड़े ताजरीन हैं या फिर कुछ बड़ा कोई एसेट्स है उसके एवज़ में इस तरह से हुआ करता था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हर, यानी चाहे वो किसी भी सतह का जो है आदमी हो, बाशिंदा हो, शहरी हो, किसी भी मकाम का, किसी भी मुल्क में, तो उसके लिए लोन की फ़राहमी बड़ी आसान हो रही है, बड़ी आसान हो रही है। बड़े ऑफ़र्स मिलते हैं और लोग यानी किसी भी अंदाज में उसका जो भी उसकी, हम ये कहेंगे कि जो भी उसका स्केल है, उस एतबार से उन्हें वो किसी न किसी जो है कर्ज़ में कर्ज़ ले रहा है और उसको आसानी समझ रहा है। इवन कम से कम क्रेडिट कार्ड्स लिए जा रहे हैं, और या फिर कम से कम यानी लोन्स लिए जा रहे हैं, या इंस्टॉलमेंट्स के कुछ ऐसे मामला, चाहे वो घर लेने के लिए हो, चाहे वो गाड़ी लेने के लिए हो, चाहे बड़ा बिजनेस करने के लिए हो, या छोटा आदमी हो या फिर दौलतमंद हो, हर कोई अपने हिसाब से कहीं ना कहीं कर्ज में मुब्तला हो रहा है और आसानी से उसको कर्ज मिल रहा है। तो कोई ना कोई, जैसे आपने भी कहा, तो फिर इससे निकलना कैसे होगा हर खास व आम के लिए? मैं जी, जैसे हमने यहाँ तक कि आपने कह दिया कि बड़े बड़े ममालिक भी तो वही कर रहे हैं, तो फिर इनका जो जाल है उससे निकलेंगे कैसे? नहीं, इसमें पहले इन्होंने क्या किया था कि जी पहले सरकारों को, पहले तो दुनिया भर की सरकारों को इस जाल में फंसाया। जी उसके बाद उनकी जो एलीट क्लास है, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, उन लोगों को इस जाल में फंसाया। उसके बाद फिर एक डिजिटल दुनिया का आगाज हुआ, और डिजिटल दुनिया में जो अपने चुने या चुनवाए गए जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हर दुनिया में थे, उनने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के फार्मूले को इन्होंने लागू करवाया। हाँ तो जब डिजिटल फार्मूला, यानी पहले होता ये था कि जिनके पास बहुत पैसा होता था वही बैंक में जाते थे। हाँ 90% 95% लोग तो बैंक का रास्ता भी नहीं जानते थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से जो है लोगों को लोन मिलता था, क्योंकि उनके पास देने के लिए लोगों का पैसा ही होता है और वो लोगों को ही देते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि लोगों का पैसा लोगों को ही बांटा जाता है। उसमें बड़ा खतरनाक उन्होंने जाल बना रखा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसमें बहुत सारे लोगों को एडवर्टाइज कराकर बैंकों तक लेके आए, फिर लोगों के जबरदस्ती खाते खोले गए, फिर उनको भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद डिजिटल फार्मूला लागू कर दिया गया, और अब आपके पास भी जितने पैसे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में है, क्योंकि जो ऐप है, पेटीएम है, फोन पे है, फुला पे है, मीर है, या जितने भी दुनिया के अंदर ऐप है, वो ऐप भी उनको मान्यता बैंक की है। यानी आपका अपना पैसा ना आपके घर में रखा है, ना जेब में रखा है, वो सारा का सारा अब 100% पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनके पास मौजूद है बैंक के रूप में। अब जब उनके पास सारा पैसा ही उनके पास है, तो अब वो सबको देने पर तुले हुए हैं। बात को बड़ी सीधी सी है, अगर आप आसानी से समझना चाहें तो। इसलिए सबको पैसा बांटने पे लगे हैं कि सबको उन्हें ब्याज भी देना है, बढ़ोतरी भी करनी है, ऐप के जरिए कटिंग करके कमाई भी करनी है। लोगों का पैसा लोगों को ही दिया जा रहा है, लोग अपने ही कमाई से अपने ही लोगों को गुलाम बनवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैंने यही तो कहा कि उनके दिमाग जो काम करता है कि लोगों के पैसे का इस्तेमाल वो कैसे करें, एक खतरनाक हथियार के रूप में। तो ये हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है और किया जा रहा है। अच्छा, पब्लिक पैसा पब्लिक का है, लेकिन मालिक वो बने हुए हैं और फिर उन्हीं को मखरूज बना रहे हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि लोग तो इसको एक सुविधा समझ रहे हैं ना, चाहे लोग हो चाहे मुल्क हो, वो ये समझ रहे हैं। अब बाज़ ऐसे ममालिक हैं जिनके सब कुछ जो है कर्ज पर ही चलता है, सारी चीज़ें उनकी जो है कर्ज पर डिपेंड हो गई हैं कि इंटरेस्ट देते देते उनकी हालत ख़राब हो रही है। अगर इंटरेस्ट रोकें तो फिर करें क्या, यानी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारा मुल्क चला जाएगा। इवन बहुत सारे तो वो हैं जो बज़ाहिर हुकूमत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन दरहकीकत जिससे कर्ज उन्होंने ले लिया है उनकी पॉलिसीज़ को वो उसके ऊपर चल रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब ये समझा जाता है कि भाई सुविधा है हमारे लिए, सहूलत है हमारे लिए, वरना हमें हमारी मुश्किल वक्त में ये सारा कहाँ से मिलता था, ये बैंक ही देने वाला है, ये IMF ही देने वाला है। तो अब क्या किया जा सकता है फिर? अब निकल भी नहीं सकते, नहीं निकल सकते, क्योंकि निकल इसलिए नहीं सकते क्योंकि मतलब सॉल्यूशन नहीं है फिर कुछ भी। उन्होंने दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का जो फार्मूला लागू करवाया था जी, एक मॉडल जो डेमोक्रेसी का दिया था, उसे उसका आगे उसे बढ़ाते गए, उसका इस्तेमाल वो कैसे करते गए। यानी कि
किसी तरीके से जो भी मशीनरी में लोग काम कर रहे हैं वो इतने मुंतशिर यानी इतने बिखराव के तौर पर रहे कि वो एक दूसरे पे 3-4 साल से ज्यादा का भरोसा ही ना कर पाए। और कोई भी एक पूरी तरह से जब एक किसी के कोई एक अगर लंबी कोई हुकूमत चलती है तो उसके कुछ लॉयल लोग होते चले जाते हैं, उनमें डर दहशत होता है। तो एक वो जो सिस्टम था वो उसको उन्होंने ब्रीच किया और इस तरह पूरी दुनिया को बिल्कुल निजाम से बाहर कर दिया, अराजकता के हवाले कर दिया कि 3-4 साल का जो फार्मूला उनका है उसमें। क्योंकि उसमें इन्होंने ये किया है कि देखिए बात ये है कि आप ही के देश का पैसा आप ही के देश के लोगों को देकर जो है उसमें वो क्या एक नई नीतियां उन्होंने बनाई। जैसे पहले मिलेनियम गोल उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने एजेंडा 2030 17 सस्टेनेबल गोल किया, सस्टेनेबल गोल कर लागू किया। उधर से उन्होंने पैसे का इंतजाम यानी उन्होंने टारगेट दिया सस्टेनेबल गोल में आपको किस किस इलाके में क्या क्या काम कर रहे हैं वो काम बता दिया आपको। वो काम बताने के बाद उसमें एक क्लोज ये रख दिया गया जो 17वां जो गोल है उसमें आपको एक विदेशी कंपनी की भी पार्टनरशिप रखनी होगी और आपको ये अगर आप इस गोल में शामिल होते हैं तो फिर आपको अपनी पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने होंगे सस्टेनेबल गोल के लिए कि तब आप उसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आपने योजना आयोग का नाम बदलकर आपने नीति आयोग रखा। इसी तरह सऊदी अरब चाहे यूएई हो या कोई भी हो, हम सब ने अपने कानून बदले और कानून बदलकर जो है सस्टेनेबल गोल में वो शामिल हो गए और उन्होंने उन सबको कानून में तब्दील कर दिया। अब कानूनी तौर पर जब आप विदेशी एजेंसियों को हर क्षेत्र में अपना पार्टनर बना लेंगे तो आप उनके जंजाल से बाहर निकल कैसे पाएंगे? आप निकल ही नहीं सकते। देखिए सब आज यूसेड को पूरी तरह से खुद अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके मुख्य सलाहकार ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, लोगों को बाहर निकाल दिया। आपके देश में क्या यूसेड के लोगों पर कोई एक्शन हुआ है? यूसेड के लोगों पर आपके देश के अंदर जो उनकी पार्टनरशिप है क्या उसको निरस्त कर दिया गया है? क्या उसको डाउट की नजर से देखा गया? नहीं देखा गया ना। उसकी चर्चा भी आपको मीडिया में नहीं है ना, सिर्फ उसकी चर्चा होगी आपकी अमेरिका में। ये चिंता नहीं होनी चाहिए आपके देश में वो क्या कर रहे हैं, आपको चिंता ये होनी थी, ये नहीं होने दी। अच्छा भाई साहब, यूएसएड के हवाले से आपने जो बात की, इस हवाले से कुछ विश्लेषण चल रहे हैं, कुछ एनालाइजेशंस चल रहे हैं, तो मैं उस हवाले से कुछ वक्त के बाद आपसे ज़रूर सवाल करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके हवाले से तहक़ीक़ात होनी चाहिए, जबकि जिस मुल्क की ये एजेंसी है उसी मुल्क में इस एजेंसी को क्रिमिनल करार दिया गया और उसके जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको फारिग किया जा रहा है। हमारे पास क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये बड़ा इस पर ज़रूर जो है चिंतन मंथन जिसको कहा जाए वो हो रहा है कुछ यानी एनालिस्ट की जानिब से। मैं उस हवाले से सवाल करूँगा। यहाँ पर इस मामले पर हम बात कर लेते हैं। वो ये है कि एक मुसीबत में सारी दुनिया और हर आम व ख़ास फंस चुका है, वो है सूदी लेन देन और क़र्ज़ और ये क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। IMF यानी निचली सतह से ऊपरी सतह तक, आला सतह तक मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अब जब इसमें सब जकड़ चुके हैं, हम भी उसी को जो है हम उस हवाले से ज़रूर शऊर बेदार कर रहे हैं, लेकिन इससे निकलने का हल क्या हो सकता है एक आम आदमी से लेकर एक मुल्क तक? यानी क्या ये सुविधाएं ली जानी चाहिए ताकि आप जो है तरक्की करते रहें, या फिर थोड़ी सी मुसीबत उठाकर इसको जो है अवॉइड करने की ज़रूरत है? इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या हल हो सकता है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आप नकार दें, मगर एक बात और है कि आपको फंसाने के जितने ऐप और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रखा गया है, ये पूरा का पूरा एक खेल था जिसमें हर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन एजेंसियों ने और बनाकर मतलब कानून ऐसे बनाए कि आपको मजबूर कर दिया गया कि आपको जो है इतना पैसा करना है तो आपको यही करना है। ये समझाते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। मतलब इसमें यही बात। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि इनका जो आपने देखा होगा, जो आपने एजुकेशन को लेकर बात की अभी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और ये मुंतकिल होगा कि नहीं होगा देश, तो इसमें आपको सबसे पहले मान लेना चाहिए। मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने बाकायदा ये बताया था कि यहूदी लोबी ने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी को टॉप लेयर को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा है। जी। और इनको इसलिए रखा है कि सिलेबस को डिजाइन करते वक्त वो ये बात का ख्याल रखे कि कोई भी दुनिया में बुद्धिजीवी पैदा ना हो जाए, वो
फार्मूला ना पकड़ पाए, जैसी बातें मैं कर रहा हूँ उल्टी सीधी। अब आप देखिए, जितनी मैं बातें करता हूँ, आज पूरी दुनिया, आपने और मैंने जितनी बातें की थी, जो लोगों को लगता था पता नहीं ये किस बैंड पे बजते हैं, ये कौन सी दुनिया से एलियन तो नहीं आ गए हैं। एक्चुअली क्या था कि ये इतने अंधे हैं कि आज उन्हीं बातों को चर्चा कर रहे हैं, मगर मुझे याद नहीं कर रहे हैं। आज उस शहर पर बात कर रहे हैं, पर मुझे याद नहीं कर रहे हैं। आज दुनिया की बदलते हुए निजाम को, नॉर्थ पोल को साउथ पोल में बदलते हुए देख रहे हैं, पर मुझे याद नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, तुम सब लोगों को तो मुझे आके सलाम करना चाहिए था कि भाई साहब 20 साल से आप हमको समझा रहे हो, हम जाहिलों के जाहिल हैं, हम तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, मगर अब बड़बोले हैं, बड़बोलापन दिखा रहे हैं। अब तो आगे भी क्या समझोगे? मैं तो इससे आगे की बात बताऊंगा। अब होने वाला क्या है, तुम्हारी बाप भी नहीं समझ सकता उन बातों को, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटियों को, तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम को एक जाहिलों का एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, जिसमें इंसान का बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। अच्छा। जब आप इन कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की आप डिग्री लेकर निकलते हैं ना बाकर साहब, आप दुनिया के जाहिल तरीन इंसान की डिग्री लेकर निकलते हैं। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, और जो आपको लगता हो कि अगर ऐसा सच नहीं है, तो मैं चुनौती के साथ टीवी पे बैठ के साबित कर सकता हूँ कि जो जितनी बड़ी डिग्री लेके निकला, वो उससे बड़ा जाहिल कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई साहब, बहरहाल इसकी एक अलग बहस होगी, मैं उस हवाले से भी नहीं जाना चाहूँगा और वाकया किसी अगले प्रोग्राम में बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो जिस तरह से आपने यूसेट के हवाले से बात की, तो यहाँ पर आपने ये बात की कि जब उस मुल्क में, जिस मुल्क की एजेंसी है, वहाँ पर इसको यानी कि इस हवाले से इसको जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हम क्यों तहकीकात नहीं करते? तो हो रही है शायद तहकीकात, और इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है और एक जहन भी बन रहा है, क्योंकि जब मजबूरी हो जाएगी कि जब उस मुल्क से, जिस मुल्क की ये ओरिजिन जिस मुल्क से है, वहाँ पर इसके ख़िलाफ़ जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमको भी जो है लाजिम होगा। तो हमारे पास ये चल रहा है कि वाकई इनके क्या ताल्लुकात हो सकते हैं उन लोगों से जो देशद्रोही हैं, उन लोगों से जो देश के मुखालिफ यानी टुकड़े टुकड़े वाली बात करने वाले हैं, इनसे यूएसएड के क्या ताल्लुकात हो सकते हैं? और ये जो ख़ास किस्म के लोग हैं, वाकई ज़रूर कहीं ना कहीं अगर ढूंढा जाएगा तो इस यूएसएड के हवाले से ज़रूर होना चाहिए। कहा जा रहा है कि तहकीकात होनी चाहिए और इनसे तार ज़रूर मिले हुए हैं। हाँ ना, ये क्यों कहा जा रहा है जी? ये एक उन्हीं एजेंसियों द्वारा दिया गया फार्मूला है कि हमारी मिली भगत का इल्जाम आप फला पे लगा दें, तो आपके लोग जो हैं वो है मतलब गुबरेले, और ये सब लोग जो हैं आपस में इस तरह की बातें करेंगे कि तुमने जी वैसा ब्रेक थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, आवाज ब्रेक हुई आपकी। जी 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 जी, देखिए अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप कोई भी जो सवाल जिन पे किए जा रहे हैं, जिन पे अटैक किया, जड़ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, वो क्या नहीं जानते, उनकी सरकारों में क्या संधियां उनके साथ नहीं की गई हैं। जानते हैं कि अगर कांग्रेस पर इल्जाम लगाए जाएंगे, दूसरों पर इल्जाम लगाए जाएंगे, वो जानते नहीं है कि यूसेड क्या करता है। आप कोई भी उनमें से सवाल नहीं करके पूछ सकते भैया आपके सड़कों में यूसेड पार्टनर क्यों है, आपके ग्रामीण क्षेत्रों के आपके प्रोग्राम जो बीजेपी ने बनाए उसमें वो पार्टनर, लीगल पार्टनर क्यों है, वो आपके हर क्षेत्र में हर काम में जो है आपकी लीगल पार्टनर क्यों है। ये सवाल, और वो डॉक्यूमेंट चाहे तो वो पेश कर सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे क्योंकि दोनों उसके अंडर में है। बात समझने की है, उससे बाहर जाना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये एक वोट हासिल करने की तिकड़मबाजी है, ना कि उस एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोई तिकड़मबाजी है। अब यूसेड के हवाले से अगर तहकीकात होंगी तो कश्मीर के हवाले से होंगी, यूसेड के हवाले से तहकीकात होंगी तो आसाम के हवाले से होंगी, यूसेट के हवाले से होंगी तो कुछ दरअंदाजियों के हवाले से होंगी, यूसेट के हवाले से होंगी तो रोहिंग्याओं के हवाले से होगी, यूसेट के हवाले से होंगी तो कुछ दंगे फसाद में ख़ास वर्ग वाले जो हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसके हवाले से होगी, शाहीन बाग के हवाले से होगी। इस तरह के जो है विश्लेषण चल रहे हैं। हाँ नहीं, मैं तो मणिपुर के हवाले से भी तो कर लो ना कि आपने कितने दिनों से वहाँ काम करने का मौका दिया है, किस तरीके से चलती रही है, कितने लोग वहाँ से विदेशों में भेजे गए हैं, वहाँ से क्या चला, वो भी तो करके बता दो ना लोगों को। मगर एक बात आप समझिएगा, मैं कोई उम्मीद बाकर साहब नहीं रखता हूँ कि आपकी ये मेरी जो गुफ्तगू है वो किसी तरह का कोई लाभ पहुंचा सकती है किसी को, क्योंकि वो इसलिए नहीं, आप और मैं दोनों बात जरूर कर रहे हैं, हम दोनों अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो एक निजाम बनाया गया है पब्लिक के, जो माइंड कंट्रोल सिस्टम है, वो इतना ज्यादा मजबूत है, आप और मैं उसे क्रैक नहीं कर सकते। मतलब सवाल ये है कि ये जो आज इल्जाम लगा रहे हो, अरे मैं तो 20 साल से लगा रहा हूँ, 15 साल से, तो मैं बिल्कुल क्लियरली रहा हूँ, मेरे कम से कम 250 से ज्यादा आर्टिकल है इस पे लिखे हुए, मेरे ख्याल से सैकड़ों प्रोग्राम है आपके साथ, आपके
साथ इस मुबाहिसे में पिछले 12 साल में ज्यादा भी नहीं तो सैकड़ों बार तो मैंने ये नाम लिया होगा। आज तो कम से कम पहली बार थोड़ी हम बात कर रहे हैं। तो आज भी अगर आप बात कर रहे हैं तो वो बात कर रही जा रही है कि मैंने जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि ये लोगों के माइंड को कैप्चर कैसे करते हैं, समाज के लोगों में कैसे घुसपैठ करते हैं और कैसे एक पल भर में ये पूरे निजाम की सोच बदल सकते हैं। ये कभी इनको रेडिकल बना सकते हैं, कभी भी इनको चाहे तो जो है सॉफ्ट बना सकते हैं, कभी भी इनको लिबरल बना सकते हैं और कभी भी राइट विंगर बना सकते हैं, क्योंकि इनका निजाम बड़ा गहराई तक इनकी पकड़ मौजूद है। तो वो मौजूदगी आपको दिखाई दे रही है कि अब ये बेरों में गुठली लड़ाना इसको कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं मगर उसके ऑफिस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई डॉक्यूमेंट और डाटा नहीं मांगा जा रहा है, ना ही कोई इनका डाटा दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पब्लिक को, क्योंकि दुनिया भर में ये प्रचारित हो चुकी है, दुनिया भर अलर्ट हो चुकी है इस एजेंसी से, और अमेरिका के खुद के राष्ट्रपति ने इसको क्रिमिनल सिस्टम जो है घोषित किया है कि दुनिया की सत्ता परिवर्तन करना, लॉबिंग करना, प्रधानमंत्री बनाना और गिराना, ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, राष्ट्रपति ट्रंप लगा चुका है, एलन मस्क लगा चुका है। तो उन्होंने इसके बहुत बड़ी तादाद में लोगों को हटा दिया है, बहुत बड़ी इनकी फंडिंग को रोक दी है। किसको कितना फंड कहाँ जाता था वो भी बताया, मगर उन्होंने वो नहीं बताया कि उन्हीं के देश का पैसा इकट्ठा करके वहीं पर क्या इसका मैनिपुलेशन करते थे। तो कुल मिलाकर ये होता है कि ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा खेल है और इस खेल को क्रैक करने की बुद्धि जो है अभी भारतीयों में मौजूद नहीं है, जिसका नुकसान इन्हें आने वाले चंद दिनों के अंदर बुरी तरह झेलना पड़ेगा। ये आपस में जरूर लड़ेंगे और इतने लड़ेंगे कि ये मतलब उस हद तक पहुंच जाएगा जो मैं नाम लेना नहीं चाहता। ठीक है, मिलाकर ये है, और ये सारा काम यूसैइड ही कर रही है और ये इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, करना नहीं चाहेंगे। ये वो गुलाम है जो गुलाम हाथी है जो एक प्लास्टिक की कुर्सी से अपनी चैन को बंधवाए रखना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, इसी से मुंसलिक अगर बात आती है, वैसे हम गाज़ा की तरफ जाएंगे लेकिन आगे जाएंगे हम और फिर यूक्रेन के वाले से भी बात करेंगे, चूंकि हम बैंकिंग की बात हमने कर ली, यूसेट की हमने बात कर ली, क्योंकि ये जो करेंसी, पैसा, दौलत और ये जो इसका जाल है उसी से जुड़ी हुई बात है। ट्रेड वॉर के हवाले से हमने बात की, क्या आपको लग रहा है, यानी जिस तरह से चाइना ने कहा कि हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं, और फिर अमेरिका की जानिब से क्या वजह है कि भारत के ख़िलाफ़ भी जो टैरिफ है उसमें जो है इजाफा करते हुए उसको आयत किया जा रहा है, मतलब भारत का क्यों ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्यों चाइना के बराबर भारत के साथ जो है ट्रीटमेंट, हम इसको कहेंगे कि आप जैसा चाइना के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वैसे ही आप हमारे साथ भी कर रहे हैं। अब बहरहाल चाइना ने तो धमकी दे दी, धमकी कहेंगे हम उसको, हर तरह की जंग के लिए तैयार है। अब हमें हमारे प्रधानमंत्री का भी इंतज़ार है कि वो क्या कहेंगे। जी भाई साहब। देखिए, चाइना की अगर बात करें तो उन्होंने बाकायदा ट्रेड वॉर में अमेरिका को हराने की बात की है, दावा किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप चाहें तो सीधे जंग लड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप आ सकते हैं, वेलकम है आपका। तो आप टेंशन ना लें, हम तैयार हैं अमेरिका से हर बात की जंग लड़ने के लिए। अब ये खेल क्या है इस पे तो मैं जरूर बाद में आऊंगा, मगर सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अगर भारत को लेते हैं तो भारत के लिए जो आज ट्रंप ने कहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये है कि अगर आप टिट फॉर टैट का फार्मूला आपके साथ अपनाया जाएगा, अगर आप किसी एक अमेरिकी वस्तु पर 1% ड्यूटी लगाएंगे तो हम भी 1% लगाएंगे। मतलब कुल मिलाकर पहले था 10%, 20% की बात थी, अब तो ये है कि अगर तुम 100% लगाओगे, 100% से ज्यादा तक भी जो है हम लगाते थे ड्यूटी, अगर 100% लगाते थे तो हम पे भी 100% लगेगी, ये क्लियर कर दिया गया है। तो यानी हम रियायत तो बहुत दूर की बात है। देखिए, चाइना पर 10% ड्यूटी उन्होंने डिक्लेयर की है, चाइना ने उनपे 15% ड्यूटी डिक्लेयर कर दिया। उनकी तकरीबन 20 कंपनियों पे तो बैन लगा के पूरी तरह से और भी ज्यादा कर दी है, बड़े सिस्टमेटिकली किया है जी। तो कुल मिला के ये तो उन्होंने तो बहुत खतरनाक जवाब दे दिया। आपको तो पूरी तरह फंसा दिया भाई, उन्होंने 10% लगाई चाइना पे, उन्होंने 15% लगा दी चाइना ने उस पे। अब भारत के लिए उनका फार्मूला ये है कि अगर आप अमेरिकी आइटम के ऊपर 1% लगाएंगे तो आप पर भी 1 लगेगी, और आप 100% लगाएंगे तो आप पे 100%। तो हम ट्रेड फ्री कर देंगे, अमेरिका के लिए हम फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। खेल का खेल समझिए ना क्या है। खेल ये है कि आपको अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको फ्री ट्रेड करना पड़ेगा जी, तो आपका उद्योग तो खत्म हो आम जाएगा। भारतीय तो यही बोलेगा ना, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। नहीं, अब आप जो है अक्टूबर तक ये भी कह रहे हैं कि आप यूरोप के साथ भी फ्री ट्रेड करेंगे। हम्म। भाई साहब, शायद लाइन ड्रॉप हो गई। बहरहाल इसी हवाले से, ट्रेड के हवाले से हमारा सवाल था, और सवाल यही है कि अगर फ्री ट्रेड कर दिया जाएगा, चाहे वो यूरोप से हो या फिर अमेरिका से हो, अगर ये हम करते हैं तो फिर ज़रूर मेरा सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या फ्री ट्रेड करने के नतीजे में हम एक्सपोर्ट ज़ायद कर पाएंगे या फिर इंपोर्ट हम ज़ायद कर पाएंगे। इस हवाले से ज़रूर जो है हम बात करेंगे, और ये देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम अपना जायज़ा लेते हैं और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हैं, जो मुआशी रिपोर्ट जिनको कहा जाए, वो जो जैसे हर बरस अगर हम देखें तो इंटरनेशनली भी आती हैं और कौमी सतह पर भी आती हैं। जी भाई साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही है, मिल रही हाँ, है तो मेरी मेरा आवाज। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर फ्री ट्रेड हो जाएगा तो अच्छी बात होगी, हमारा भी एक्सपोर्ट होगा, बहुत कुछ फ्री में हो जाएगा, और यूरोप को भी हम वही बहुत वही कुछ वही एक्सपोर्ट करेंगे, मैं अमेरिका को भी करेंगे। बादल जी, साहब, मैं वही जी। बताने की कोशिश कर रहा हूँ हम्म। कि अगर आप फ्री ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एफडीआई भूल जाएं। अच्छा। आप आपके देश में कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करेगी, इस बात को आपको भूलना पड़ेगा। हम्म। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपके यहाँ कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों आती हैं? हम्म। आप ये कहते हैं कि अगर आप अपने देश से डब्ल्यूटीओ के तहत हमारे यहाँ प्रोडक्ट लेके आते हो, अपना प्रोडक्ट बेचते हो, अपने गुड्स बेचते हो, तो हम उस पर एक सर्टेन टैरिफ लगाएंगे जिससे हमारा घरेलू बाजार खड़ा रहे, हमारा निजाम जो है वो गड़बड़ ना करे। जी हाँ। तो आप उस निजाम को गड़बड़ ना करने की वजह से हम टैरिफ लगाते हैं, ताकि उनका माल भी हम उतना महंगा यहाँ पर कर दें जितना महंगा हमारी कंपनियां जिन्हें सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। जी। अब वो कहेंगे कि हम तुम्हारे यहाँ पर जो है फ्री ट्रेड करेंगे, हाँ। तो हम तुम्हारे यहाँ कंपनी क्यों लगाएंगे? यानी उसके बाद हम छूट देते हैं कि आप एफडीआई लेके आइए, आप हमारे यहाँ कंपनी लगाइए, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, आपको ड्यूटी में छूट देंगे, आपको बिजली की सुविधा देंगे, आपको बैंकिंग की सुविधा देंगे। तो मतलब वो सारी चीजें हम उनको अनाउंस करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो मजबूर होते हैं कि अपनी कंपनी लेके भारत आए और उसकी एक यूनिट यहाँ लगाकर जो है वो कम से कम यहाँ पर भी हमारे लोगों को जॉब दे, यानी अपनी कंपनियां भारत की सरजमीन पर खोलना शुरू कर दें। जी हाँ। तो अब आप अगर आप फ्री ट्रेड करते हैं तो फिर आपको उनको एफडीआई की क्या जरूरत है? आपका फ्री ट्रेड है तो रॉ मटेरियल उनका होगा, लोग वो जॉब अपने लोगों को जनरेट करके देंगे। आपके यहाँ तो जहाज भरेंगे, लोड करेंगे, माल उतारेंगे, फ्री ट्रेड है। उनकी ड्यूटी आपको आप ले नहीं सकते क्योंकि आप फ्री ट्रेड कर रहे हैं, उनका माल आप रोक नहीं सकते क्योंकि आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि फिर वो आपके ना उन्हें छूट की जरूरत है, ना आपको डिस्काउंट की जरूरत है, ना, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है उसका फर्क समझिएगा। आज अगर आप एक कॉलोनी बनाने जाते हैं भारत के अंदर और उसमें जो आपको चाहिए होते हैं मतलब, अच्छा भाई साहब, यहाँ तक बात को ये इंड करते हैं कि एक बात तो ये हो गई, फ्री ट्रेड अगर करेंगे तो हम बाहर की कंपनियों को ये इनवाइट कर देंगे कि यहाँ पर वो अपनी कंपनियां कायम कर लें, और यहाँ पर वो नहीं कैसे क्यों करेगा वो? वही तो बताना चाहता हूँ ना मैं आपको। वो बाहर की कंपनियों को आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ पैसा वो जॉब जनरेट नहीं करेंगे, अपने यहाँ से प्रोडक्ट बना के भेजेंगे, वो ड्यूटी तो लगेगी नहीं ना उसकी। वो आपके यहाँ एफडीआई इसलिए लेके आते हैं ताकि उनका जो है जो आप ट्रेड पर लगाते हैं, सरप्लस जो आप कमाना चाहते हैं दूसरों के यहाँ से, तो उनके माल पे रोक लगाकर अपने बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आप उन पर एक ड्यूटी लगाते हैं ताकि उनका सस्ता माल भी उस रेट पर यहाँ बिके जिससे आपकी घरेलू उद्योग बर्बाद ना हो, मुतासिर ना हो, प्रोडक्ट महंगा ना हो। तो अब अगर आप उनकी, क्योंकि आपको महंगा पड़ता है इसलिए क्योंकि आपकी लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है, आपकी जो यूनिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो बहुत छोटी है, आप इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। मैंने वही एग्जांपल आपको दे रहा था कि अगर एक छोटी सी कॉलोनी बनती है और अगर उसके सारे इक्विपमेंट के जो उसमें लगना है आप एक कॉन्ट्रैक्ट किसी 2 या 4 या 5 कंपनियों को देते हैं, तो आपको पता है कि एक छोटी सी कॉलोनी की पूर्ति करने के लिए ये लोग चीन से माल लाने के बावजूद 1-1 साल का वक्त मांगते हैं। तो आप 1-1 साल में भी उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, इतनी छोटी यूनिट आपके यहाँ है। चाइना जैसी और यूरोप जैसी इलाकों में, बल्कि चाइना तो बहुत बड़ा है, यूरोप में भी ऐसी है कि आपको एक दिन में छोटी सी कॉलोनी की सारी चीजों को भी पूर्ति कर सकती है। उनके पास जो है इस तरह के आधुनिक मशीनों का
इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने लगा रखी है। यानी क्वांटिटी प्रोडक्शन उनका बहुत हाई है और चाइना का इतना हाई है कि वो पूरी दुनिया का कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत लो है। इसकी वजह से आपकी लेबर ज्यादा लगती है और आप लेबर ज्यादा लगने की वजह से आपकी चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। और चूंकि उनकी कैपेसिटी जो है बहुत, वही बात है ना कि आपका 2.5 एकड़ जो जमीन मतलब आपका किसान होता है, अगर वो उसमें मतलब 50 रुपए प्रति किलो पर भी कमाता है तो अमेरिका के या कनाडा के किसान से वो छोटा क्यों रह जाता है? क्योंकि वहाँ 500 एकड़ का मिनिमम किसान होता है। अगर वो आप 50 कमाते हैं तो भी आप 2.5 एकड़ पे जो है 50 रुपए सपोज कमाते हैं पर एकड़, तो 250 रुपए कमाते हैं। और जब अगर वो आप जबकि 50 रुपए आपको कॉस्ट लगा रहे हैं उसकी फालतू, और आप 1 रुपया अगर लगाते हैं अमेरिकन का प्रॉफिट, तो वो 500 रुपए कमाते हैं, यानी फिर भी आपसे डबल कमाते हैं, सिर्फ 1 रुपया कमाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि उनकी कैपेसिटी, क्वांटिटी और इन सबको देखकर हम उस बाजारों का, उन मैन्युफैक्चरिंग हब्स का जो है मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये एक मैं वही तो कहता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जाता है वो इतना झूठ पढ़ाया जाता है कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, अब दुनिया को हमारी जरूरत है, जबकि हम बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया की रिपोर्ट ये आती है कि 100 करोड़ लोग तो इस देश में ऐसे रहते हैं जिनकी आमदनी 8 से 12 हजार से ऊपर नहीं होती। तो मतलब वो तो कंज्यूमर की ठीक है। तो भाई साहब एक बात ये है कि क्या हमने मतलब इस हवाले से कमर कस ली है और यही अब आगे बात जो है बढ़ने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी जी की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री जो है इनकी पाई जाती है और बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी, और ये एक चीज़, ये एक फार्मूला जो है फ्री ट्रेड का जो है ये हमारे पास जो है काम आएगा और ये शायद आने वाले दिनों में एक अचीवमेंट भी कहलाएगा भारतीय सरकार का। और फिर साथ ही साथ ये भी होगा, जिस तरह से आपने कहा कि हम एफडीआई के लिए जो है ये हमने काम किया और एफडीआई के लिए जो है बहुत सवाल किया जा रहा था अपोजिशन की जानिब से। देखिए अब सब तैयार हैं भारत में निवेश करने के लिए, ये कहा जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद फिर हम फौरी तौर पर इख्तिसारन चाहूँगा इस हवाले से, उसके बाद फिर हम गाज़ा और यूक्रेन के हवाले से बात करेंगे। जी, एफडीआई का जो मुतालिबा किया, पूछा जाता था एफडीआई, तो अब आपके पास आएगा एफडीआई। हालांकि इसके लिए नए कानून बना दिए गए हैं कि पहले ये था भोपाल गैस कांड के बाद के कोई भी विदेशी कंपनी जब भारत में लगाएगी तो कोई भी दुर्घटना होगी उसकी भरपाई वही कंपनी करेगी। अब नया कानून बदल दिया है। जो एनरॉन के नाम से जो एक कंपनी आने वाली थी, परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में लगाने वाली थी, अडानी के साथ मिलकर शायद वो फिर से कोई शुरू करने वाले हैं, मगर उसमें जो जिम्मेदारी है अब वो विदेशी कंपनी की नहीं होगी, भारतीय पार्टनर की होगी कि वो उनकी भरपाई करे। तो कुल मिलाकर इतना कानून बदलने के बाद भी एफडीआई नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, याद रखिएगा, क्योंकि अनसर्टेन बाजार होता जा रहा है, इनसिक्योर बाजार होता जा रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तनाव आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी अपने पैसे को रिस्क में नहीं डालेगा, याद रखिएगा ये बात। तो जो हालात यहाँ बने हुए हैं, कोई भी कहीं भी अगर अनस्टेबिलिटी होती है तो कोई भी अपने पैसे को का रिस्क नहीं लेता है। अच्छा, अभी की सिचुएशन स्टॉक बाजार क्या अब भी, मतलब अगर हम देखें 2-3 रोज पहले 28 फरवरी को जिस तरह से 18 वर्षों में जो यानी गिरावट नहीं हुई थी, वो हमारे स्टॉक बाजार में गिरावट वो दर्ज की गई। अभी भी स्टेबिलिटी जैसी होनी चाहिए वो नहीं आई है। तो अच्छा, फिर साथ ही साथ सोने का जो दाम है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये किस तरह का सिग्नल है हमारे देश के लिए? ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अनस्टेबिलिटी, अनसिक्योर मार्केट, यानी लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, इसीलिए 83-84 हजार से सेंसेक्स आपका 73 हजार पे आ चुका है। यानी आप 15% तो बाजार गवा चुके हैं अपना पहले ही ना। आप सोचिएगा कि आपका 83-84-80 हजार से प्लस जा लिया था और 73 हजार पे आके घूम रहा है अभी आपका। कहाँ मतलब 1-2% में बिजनेस होने वाला 15% नीचे गिर रहा है जी। तो आज थोड़ा सा ऊपर गया, कल और मुझे लगता है भारी तादाद में डूबेगा, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह का ऐलान किया है कि जितनी तुम लगाओगे उतनी तुम पे लगेगी। ये इफेक्ट होगा। बहुत समझ में आ रहा है लोगों को कि कंपनियां मुनाफा नहीं कमा पाएंगी, जो अभी बहुत बड़ा उन्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हमारे देश में ये सारी बातें भाई साहब बहुत सारों के लिए ये है कि किस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं, या ये मतलब यहाँ पर तो बात ये होनी चाहिए कि फिरका वाराना सारी चीज़ें चल रही हैं, सारा माहौल वही है। तो उसी हवाले से अगर बात करें तो सारा मतलब एक मसालेदार जो है वो गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी और एनालाइजेशन होगा।
और वही चल रहा है, वही उसी में जो है सब मसरूफ़ है और मसरूफ़ रखा भी जा रहा है। लेकिन बहरहाल हम उससे हटकर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी उसी बहाव में हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो चल ये रहा। अब आप और हम जो बात कर रहे हैं, ये बहुत सारों के नज़दीक ये है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये क्या है, मतलब क्या बातें कर रहे हैं, है ना। देखिए ये इनको एलियन की बातें लगती हैं, हाँ। इसलिए क्योंकि वो दुनिया को जानते ही नहीं बेचारे। हम्म। कुएं के मेंढक हैं, तो उनको लगता है दुनिया में वो उसी कुएं की दीवारों की, ईंट की, सीमेंट की चौड़ाई की, लंबाई की बात करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि कुएं से बड़ा तो नदियां ही होती है, और नदियों से बड़े तो जो है महानदियां होती है, फिर समंदर होते हैं, समंदरों की कोई अथाह नहीं होती है। अब वो कुएं के मेंढक को पता ही नहीं होता ना, उसको यही पता होता है कि इतनी सी दुनिया है और इनका हमारा राज है, तो कुल मिलाकर उसका कोई इलाज नहीं होता है। इसीलिए हमारी बात कहाँ समझ में आएगी। ठीक है, हम नाज़रीन ज़रूर बात करेंगे जिस तरह का कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है, और ज़रूर यानी और किया भी जा रहा है, और उसमें यकीनन इसमें हकीकत भी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिस पर हम मुसलसल करते हैं, लेकिन वही हमारे मुद्दे नहीं हैं, बल्कि हमको उसमें उलझा कर रखा जा रहा है। हम मुल्क की बड़ी आबादी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दर हकीकत हमारे जो इशूज़ हैं वो हमारा रोज़गार है, हमारी मुलाजिमतें हैं, हमारे साथ होने वाली वो नाइंसाफ़ियाँ हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिस पर ना कोई विश्लेषण हो रहा है, जिस पर ना कोई एनालाइजेशन हो रहा है। बल्कि अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़रूर कुछ ना कुछ अवाम में एक शऊर होता है कि कम अज़ कम वो अपनी सरकारों से इस तरह की मालूमात की वजह से कुछ ना कुछ सवाल तो कर सकती हैं। लेकिन हमको इस कदर जो है ज़हनी तौर पर जकड़ दिया गया है कि हम अगर उस नौयत की शऊर बेदारी की अगर हम बात भी करेंगे जो असल मुद्दे हैं, तो वो शायद जो है न सिर्फ सर पर से जाएगी, बल्कि हो सकता है बहुत सारे लोग तनकीद करें, बहुत सारे ये कह दें कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, किस वक्त की बात कर रहे हैं, क्या मौजू है और कौन से मौजू पर बात कर रहे हैं। ये हमारी जो है, ये हमारा स्तर हो चुका है, और अफसोस की बात है। अब बहरहाल भाई साहब रुख करेंगे गाज़ा का और उसके बाद फिर यूक्रेन का। तो गाज़ा के हवाले से क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से फिर एक मरतबा तलखी हमको नज़र आई थी, लेकिन बहरहाल ये जो काहिरा में जो हुआ है, अब ये आगे क्या पेशरफ्त होगी, और हम क्या देख सकते हैं कि इज़राइल से क्या तवक्का हम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नाकाबंदी उसने कर दी और जिस तरह की सूरत हाल का गाज़ा के लोगों को अभी सामना है। जी। इजरायलियों को इस इलाके से माइग्रेट करना पड़ेगा। आखिरी बात पहले बहुत साल पहले आपको बता दी थी जी। उसकी अब ये जो मैंने कहा था, जब ट्रंप ने कहा था कि इन लोगों को यहाँ ले लो, वहां ले लो, ये कर दो, वो कर दो, तो सबने मना कर दिया था। उस मना नहीं कर दिया था, बल्कि खुफिया रिपोर्ट ये है कि वो हिलेंगे भी नहीं वहां से। तो सबको पता है कि अपनी कम से कम वाहवाह तो ले लो, ये कह के कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। और ट्रंप तब चाहेगा क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने और चाइना ने बहुत कड़े शब्दों में ये बात कहा कि वो जमीन फलस्तीनियों की है और वो फलस्तीनियों की रहेगी और उन्हें कोई नहीं हटा सकता। तो ये कहने के बाद किसी की औकात है कि उनको वहां से हटा देगा? अब वो ट्रंप अगर नहीं भी चाहेगा या सऊदी अरब चाहेगा या मिस्र चाहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप समझे बात को? तो कोई कुछ नहीं कर सकता का मतलब ये है कि अब कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी बाकायदा अनाउंस हो रहा है कि भाई अब लोग हमारा एक लिबरल चेहरा देखेंगे, अब हमारा एक लिबरल जो इस्लाम है मतलब उसका एक सॉफ्ट चेहरा दुनिया को देखने को मिलेगा। ये आज कह रहा है ना मोहम्मद बिन सलमान। आपको याद है मैंने कितने दिन पहले कही थी ये बात कि ये बोलेगा? याद है ना आपको? जी हाँ, जी हाँ। वो नाज़रीन भी याद कर ले आज, जब मैंने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान बोलेगा पहले और उसके बाद उनके जो फॉलोवर्स है, जो छोटे छोटे बहुत कट्टर अपने आप को दिखाते हैं, वो सब जो है आपको सॉफ्ट और डांस करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि इनकी अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं है और कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। ये एक बाजार है, इनको जैसे हाँका जाता है वैसे हाँकते हैं। और इस हाँकने में व्लादिमीर पुतिन जो है गाजा को बसाएगा और आज फिर लिख के रख लो, वो ऑटोमन को भी विघटित करवाएगा। जो जिन्हें ये लग रहा है कि इजराइल इस वक्त सीरिया में जाकर जो है वो एक संगठन पे हमला कर रहा है और वहां से अपनी सेनाओं का विस्तार कर रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, और ये जो सीरिया में बैठा है ये बहुत कुछ इजराइल का जो है वो साथ देगा, और आपको लगता है कि तुर्की अर्दवान जो है वो पूरा मौका दे देगा उनको फैलने का। ये सब भरम है। ये एक इतना बड़ा गेम है। ये जो गेम घूम के आएगा बाबा व्लादिमीर पुतिन के हवाले से, और जब यहाँ एक टर्न लिया जाएगा तो पूरी दुनिया को खेल ही बदलता नजर आएगा। आप याद रखिएगा कि अब ये कहा है नाटो से बाहर निकलने की बात कर चुकी है अमेरिका, और
तुर्की कह रहा है कोई नहीं मैं लीड करूंगा, तो मैं तुम्हें लीड करूंगा, यही सबसे बड़ा गेम है। और नाटो ने जिस तरह से अभी अपना एग्रेशन दिखाया है, हम बिना अमेरिका के भी यूक्रेन को हथियार देंगे, फला देंगे, मगर ये सब वो कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सिर्फ कोरिया का बकवास बन के रह जाएगी। और जो आज प्रपोजल भेजा गया है, अब यूक्रेन के हवाले से आखिरी सवाल भाई साहब, हमारे पास 3-4 मिनट है। यहाँ गाजा पे वापस आ जाता हूँ, मैं ज्यादा आगे निकल गया। तो गाजा की बात स्थिति ये है कि वो रीडेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। लोग वहां पर, सब दुनिया जानती है कि जैसे ही अमन कायम किया जाएगा, आम जनता इतनी मदद वहां पहुंचा देंगे, चाइना और देश जो है वहां पर रीबिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में आएंगे। आपको दिखाई देगा 2.5 साल के अंदर के गाजा वो बन गया जिसकी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। अल्लाह करे इंशाअल्लाह। ट्रंप ने दिखाया तो ये है कि ये मेरा गाजा होगा, मगर आप देखेंगे गाजा बिल्कुल गाजा वालों का होगा। वहाँ नंगे लोग नहीं होंगे, सी बीच पर जो है लोग नंगे नहीं लेटे होंगे। वहाँ एक उनका जो अपना ख्याल है, उनका तसव्वुर है, वो वैसा ही गाजा होगा और इजराइल से बेहतर होगा, याद रखिए इंशाअल्लाह। भाई साहब आखिरी सवाल वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा है, अब यहाँ पर वो जो यानी माइंस की डील वगैरह का मामला है, ये मतलब थोड़ा सा पीछे चला गया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन तो तैयार है ही जंग बंदी के लिए, और रशिया की जानिब से भी पूरे पॉजिटिव यानी सारे सिग्नल्स हैं, तो अब आगे बढ़ेगी बात। और क्या आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर जिस तरह से यूरोप का एक एग्रेशन नज़र आ रहा था, यूके का एक एग्रेशन नज़र आ रहा था, और उसी के हवाले से हमने देखा कि गालिबन शायद 1.2 बिलियन डॉलर का हथियार देने के लिए जो है एक क़र्ज़ भी शायद जारी किया गया था, शायद उसमें कुछ फिगर्स में आगे पीछे हो सकता है। तो मकसद ये है कि यूरोप और यूके क्या मतलब अब वो तैयार हो चुके हैं, यूक्रेन तैयार क्या होगा, बल्कि यूरोप और यूक्रेन यूके को तैयार होना होगा। बात बताता हूँ, आप जानते हैं एक बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर जो उस वक्त जो है टॉप 3 में काउंट होता था देश में, बहुत बार मेरे से उस मुद्दे पे गुफ्तगू हुई, उसने अपना करियर खत्म कर लिया। जी जी जी, मैं तहजीब से नाम लेता हूं कि उन्होंने अपना करियर खत्म कर लिया। तो उन्हें ब्रिटेन की इस साजिश पर, जिसे मैं खुद का कहता था, इतना यकीन था कि वो दुनिया को वापस अपने कॉलोनियल एरा में इकट्ठा करेगा और अपने चुने हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को मजबूर कर देगा कि गुलाम हो, और वहां पर 2 पार्टी सिस्टम लाकर डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर देगा। यानी मैंने उस वक्त उनसे कहा, वो बड़े नाराज हुए। उसके बाद हमारी बहुत कम बातें हुई। मैंने कहा ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये सब गलत है, तुम्हारी गलत फहमियां हैं। तुम, मैं जानता हूं कि तुम किसी निजाम से जुड़े हो, तुम्हारे पास इनपुट है, मगर मैं वाहिद नसीम जो कह रहा हूं उसे याद रखना। ब्रिटेन को ना उसी के जिसकी वजह से तुम कह रहे हो उसको वहीं धसा दिया जाएगा। उसकी औकात नहीं है कि वो कुछ कर पाएगा, वो कोशिश करेगा मगर डुबा दिया जाएगा। ये बात जो आज वो सुन रहे होंगे, उनके यहाँ मेरा चैनल आता है और देखा जाता है, याद करिएगा कि मैंने क्या कहा था। मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा जानता हूँ जियो पॉलिटिक्स को, भले ही तुम बहुत बड़े विदेश मंत्री, फला मंत्री भी रहे हो। याद रखना ये बात, नोट कर लेना, अगर आप देख रहे हो तो नोट भी कर लेना इस बात को। तो कुल मिलाकर अब आपको मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। बिल्कुल, 1 मिनट है भाई साहब, 1 मिनट है हमारे पास जी। अच्छा, मैंने अभी जो जिक्र किया था वो यूके की जानिब से 2.6 बिलियन पाउंड जो है वो खर्च जो है मंजूर किया गया। जी भाई साहब, ये जो है, जो रशियन एसेट थे उन्हीं को फ्रीज करके किया गया है। इसमें उनके पास खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, और अलबत्ता वो छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो डुबो दिए जाएंगे। दूसरी बात, यूक्रेन की तरफ से 1300 किलोमीटर के अंदर जो है, कल एक वो मारा गया था, परसों की रात में जब ये मीटिंग कर रहे थे, एक छेड़खानी की गई थी, रशिया पर अटैक किया गया था। उसके बदले में कल रात को इस्कंदर मिसाइल से जो हमला किया है रशिया ने, 150 जो है इनके फौजी वहां पर मौजूद थे, वहां ब्रिटेन के फौजी भी मौजूद थे और फ्रांस के फौजी भी मौजूद थे, इनके इंस्ट्रक्टर मौजूद थे या इनकी हायर अथॉरिटी मौजूद थी। सबको 1 सेकंड में उड़ा दिया रशिया ने। इनकी वहीं पर जो है वो पजामे गीले हो गए। अब कुल मिलाकर इनको ये पता है कि वो छोड़ के रखे हुए है। रशिया के सामने खड़े होने की तुम्हारी औकात कब है और कब थी? रशिया ने, तुम भूल गए, तुमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बचाया था, रशिया ने तुमको सेकंड वर्ल्ड वॉर में बचाया था, रशिया ने तुमको थर्ड वर्ल्ड वॉर में तुम जिसने तुमको बचाया उसी के खिलाफ खड़े हो गए, वो तुमको जब चाहे मार देगा। ये बात उनको समझ में नहीं आने देने का कारण
वो बैंकिंग निजाम लॉबी, वो शैतान लॉबी जो दुनिया को गुलाम बनाए हुए है, उनके खात्मे का वक्त शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे बैंकिंग निजाम बैठेगा, नया सिस्टम आके रहेगा, डॉलर का राज खत्म होगा। ट्रम्प बहुत अच्छा आया है, अल्लाह उसे जिंदगी दे, तो बहुत कुछ चीजें जो है आसानी से हो जाएगी। ट्रम्प अगर नहीं रहा तो अमेरिका उसी दिन 50 टुकड़ों में बिखर जाएगा, यूरोप में आपस में लड़ाई हो जाएगी, फिर ये मारे जाएंगे, 5 साल दुनिया अराजकता के शिकार रहेगी। रशिया किंग था, किंग है, किंग रहेगा। चाइना उभर कर और ऊपर आ जाएगा और ये एशिया के गुलाम हो जाएंगे। अगर ये ट्रम्प को इस वक्त मारते हैं तो यूरोप और अमेरिका की तबाही है, और अगर ये बचाए रखते हैं तो बड़ी आसानी से जो बैंकिंग निजाम के शैतान हैं उनका खात्मा तय है। ठीक ये है। वो बातें हैं जो एलियन की बात आप मान सकते हैं, जैसे आज तक मेरी मानते आए हैं। ठीक है। अगर तुम में से कोई बुद्धिजीवी है तो आए मेरे साथ बैठे, बात करे, कुछ सीख के जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।